ओके, चलिए सर टॉपिक शुरू करते हैं आज का। और आज हम जो बात अपनी शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जहाँ से शिक्षा एक डिसिप्लिन के रूप में अपना अस्तित्व लाता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम सब जानते हैं, शिक्षा के विद्यार्थी हैं, कि एजुकेशन जो टर्म है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की है, अंतः अनुशासनात्मक प्रकृति की है। शिक्षा अपने विषय वस्तु के लिए, अपनी विधियों के लिए, अपनी तकनीकों के लिए दूसरे विषयों पर आधारित रही है हमेशा से। कभी शिक्षा अपनी विषय वस्तु के लिए दर्शन शास्त्र से संप्रत्ययों को उधार लेती है, कभी मनोविज्ञान से विधियों के लिए लेती है, कभी मैनेजमेंट से कक्षा प्रबंधन के लिए लेती है, कभी तकनीकी से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए लेती है, कभी और कुछ इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि शिक्षा में अलग अलग विषयों से बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर फिर एक कंटेंट को डेवलप किया जाता है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में रहती है। आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे वो दर्शन और शिक्षा पर करेंगे, कि दर्शन का शिक्षा से क्या संबंध है और किस तरीके से दर्शन शिक्षा को प्रभावित करता है और शिक्षा दर्शन को प्रभावित करती है। साथ ही साथ थोड़ा बेसिक कंसेप्ट्स भी हम इन चीज़ों के देखने वाले हैं। तो हम अपनी बात शुरू करेंगे दर्शन से। अगर हम यहाँ शिक्षा को एक सब्जेक्ट के रूप में, एक डिसिप्लिन के रूप में लें, तो इंटरडिसिप्लिनरी फॉर्म्स के तहत इसके आसपास हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। जैसे दर्शन मिलेगा, मनोविज्ञान मिलेगा, प्रबंधन मिलेगा, तकनीकी मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बेसिकली इस टॉपिक को अध्ययन करने के लिए शिक्षा और दर्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे आपस में, कि इस विषय से, दर्शन से इसका क्या संबंध है और कैसे ये एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और इस चीज़ को जानने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके बारे में भी बात करेंगे। जरा फोन देख लो, ठीक है। शिक्षा और दर्शन के बारे में पहले हम अलग अलग अध्ययन करेंगे और फिर ये एक दूसरे से किस तरीके से प्रभावित हैं और एक दूसरे को किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट करते हैं, इस चीज़ को भी हम देखने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके हम शुरू करते हैं दोनों को। पहले हम दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। दर्शन फिलॉसफी। हम पिछले अपने वीडियो में जो हमने भारतीय दर्शन को लेकर के बनाए हैं सारे, उनमें दर्शन के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बात कर चुके हैं, डिटेल में काफ़ी बातें हुई हैं उस दौर में। यहाँ हम जो बात करने वाले हैं वो विशेष रूप से फिलॉसफिकल जो अप्रोच है उसके बारे में बात कर लेंगे। दर्शन, दृश्य धातु और वो भारतीय जो दृष्टिकोण से व्याख्या की जाती है उसकी तरफ थोड़ा सा कम बल रहेगा। मेन फोकस इस कंसेप्ट पर हमारा रहेगा, दर्शन पर, ठीक है। वो हम देखेंगे, फिर इसकी परिभाषाएं देखने वाले हैं, इसका विषय क्षेत्र देखने वाले हैं, और भी जो जो चीज़ें इसमें आएंगी वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि दर्शन आखिर शुरू कहाँ से होता है, दर्शन का प्रारंभ किस तरीके से माना गया। पाश्चात्य जगत की जो विचारधारा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा अब हम फोकस करने वाले हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन के तौर पर पहले शिक्षा में पाश्चात्य दर्शनों को ही पढ़ाया जाता था। बाद में जैसे हमारे देश की आज़ादी के बाद में या और उसके थोड़ा सा और कुछ समय के बाद भारतीय दर्शनों को भी उसमें शामिल किया गया बाद में। शुरुआत पाश्चात्य दर्शनों से ही हुई है शिक्षा में। तो फिलॉसफी या दर्शन की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, एडुलस हक्सले एक बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना तत्व दर्शन के जीवित नहीं रह सकता। हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन होता है जिसके बिना वो जीवन यापन नहीं कर सकता। यानी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक दार्शनिक होता है और बिना किसी विचारधारा के वो जीवन को जी नहीं सकता है, ऐसा एडुलस हक्सले ने कहा है। इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए शोपेनहावर एक बहुत प्रसिद्ध विचारक रहे हैं यूरोप के, उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति एक जन्मजात दार्शनिक होता है। तात्पर्य यह है कि दर्शन मानव जीवन का एक अभिन्न भाग है जिसके बिना वो उसका जीवन नहीं चल पाता है। खैर, जिज्ञासा, संदेह या और दूसरी कई सारी चीज़ें, इस समूची प्रकृति को जब मानव ने सबसे पहले अनुभूत किया, देखना शुरू किया, तो उसके मन में अनेकों भाव उत्पन्न हुए कि ऐसा क्यों होता है, ये क्या है, वो क्या है, चीज़ों की व्याख्या के लिए। और जिस तरीके से
कह सकते हैं कि मानव जीवन में चिंतन का जिस तरीके से विकास हुआ उसी तरीके से दर्शन का भी विकास हुआ है। तो पाश्चात्य के कुछ प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने दर्शन की उत्पत्ति पर अपने अपने विचार दिए हैं। थोड़ा सा हम उनको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसकी परिभाषाओं की तरफ। बहुत प्रसिद्ध विचारक प्लेटो, पाश्चात्य जगत का प्लेटो, सिस्टमैटिक फिलॉसफी आइडियलिज्म की इन्होंने दी, और आइडियलिज्म प्राचीनतम दर्शन माना जाता है पाश्चात्य जगत का। वो ये कहते हैं कि दर्शन का जो प्रारंभ है, दर्शन की जो शुरुआत है मानव जीवन में, वो आश्चर्य से होती है। आश्चर्य, मानव जगत में जो कुछ ऐसी घटनाएं देख पाता है जिसका वह अपने बुद्धि विवेक से, सामान्य बुद्धि से व्याख्या नहीं कर पाता है, और उनके प्रति आश्चर्य का भाव जब अपने मन में पैदा होता है तो उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं जो उसके चिंतन को, जो उसकी सोच को आगे बढ़ाती हैं। तो इन्होंने प्राथमिक स्रोत जो है आश्चर्य को माना दर्शन के प्रारंभ होने का मानव जीवन। ठीक है। एक और बहुत बड़े विद्वान हुए हैं मध्यकाल में, उनका नाम था रेने डेकार्ट। डेकार्ट का नाम भी आता है, जिन्होंने दर्शन की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार दिए हैं कि दर्शन किस तरीके से पैदा हुआ। और दर्शन की उत्पत्ति के लिए डेकार्ट कहते हैं कि संदेह सबसे बड़ी चीज़ है। मानव जब चीज़ों पर संदेह करता है, अस्तित्व पर संदेह, वस्तुओं पर संदेह, हर चीज़ जो बाहर दिखती है उसका अस्तित्व किस प्रकार से है, उस पर जब संदेह करता है तब उसके मन में दर्शन की उत्पत्ति होती है, वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। ठीक है। तो ये इस तरीके की विचारधाराएं, आश्चर्य और संदेह, भय भी कह सकते हैं एक बार, हालांकि किसी का नाम उससे जुड़ा नहीं है, पर यह भी एक प्रवृत्ति है भय, जिससे चिंतन पैदा होता है कि भाई कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। तो ये दर्शन की उत्पत्ति के बारे में कुछ विचार हैं विद्वानों के। मोटे तौर पर दर्शन को या फिलॉसफी को ऐसा विषय के रूप में परिभाषित किया जाता है जो विषय अंतिम प्रश्नों के उत्तर देता है। अंतिम प्रश्न कौन कौन से हैं? मानव जीवन से जुड़े हुए, प्रकृति से जुड़े हुए, सृष्टि से जुड़े हुए, अस्तित्व से जुड़े हुए, सत्ता से जुड़े हुए, आत्म से जुड़े हुए। ये अंतिम प्रश्न है जो विज्ञान जिनका जवाब नहीं देता है, वो अंतिम प्रश्न है। तो उन प्रश्नों का उत्तर, अंतिम प्रश्नों का उत्तर दर्शन देता है। शाब्दिक रूप से अगर इसका अर्थ देखें तो फिलॉस और सोफिया, दो शब्दों से ये मिलकर बना है। फिलॉस और सोफिया लैटिन टर्मिनोलॉजी से बना है। ठीक है। तो जो फिलॉस जो शब्द है वो है प्रेम, उसका अर्थ होता है प्रेम, और सोफिया मतलब ज्ञान। सोफिस्टों का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सोफिस्ट विचारधारा एक पाश्चात्य दर्शन में बड़ी प्रचलित है। तो सोफिस्ट विचारधारा का मतलब होता है ज्ञान मार्गी विचारधारा, उसको वो कहते हैं। ठीक है साहब। तो ये शाब्दिक अर्थ है, और शाब्दिक अर्थ के तौर पे कह सकते हैं कि ज्ञान के प्रति प्रेम ही दर्शन है। ज्ञान के प्रति प्रेम के रूप में दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, ये है। अब और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हम कुछ इसकी परिभाषाओं के बारे में भी बात करेंगे कि क्या है। अब इन परिभाषाओं को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। एक तो वो परिभाषाएं जो पाश्चात्य जगत के विचारकों ने दी हैं, और दूसरी वो परिभाषाएं जो भारतीय विचारकों ने दी हैं। क्योंकि हम अध्ययन पाश्चात्य दृष्टिकोण से कर रहे हैं यहाँ पर, तो भारतीय विचारकों की परिभाषाओं को भी हम देखेंगे, पर उनकी व्याख्या हम भारतीय संदर्भों में नहीं कर रहे हैं, पाश्चात्य संदर्भों में ही करेंगे कि वो क्या है, कहाँ से वो शुरू होता है। ठीक है। तो कुछ परिभाषाएं जो मुझे बड़ी पसंद हैं और बहुत छोटी सी हैं, आपको आसानी से याद भी हो सकती हैं, ये उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, फिर मैं बोल दूंगा उसका नाम। मैं पूरा लिखना ठीक नहीं समझ रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है और आप लोगों ने उनको सुन रखा होगा। परिभाषाएं, दर्शन की परिभाषाएं, उन पर कुछ बात कर लेते हैं, किस किस की हम बात करेंगे। जैसे फिक्टे की एक परिभाषा है, बहुत प्राथमिक मानी जाती है वो, और बड़ी शुरुआत में किताबों में आपको लिखी हुई मिल जाएगी कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। ज्ञान, नॉलेज, साइंस ऑफ नॉलेज के रूप में फिक्टे फिलॉसफी को परिभाषित करते हैं। ज्ञान का विज्ञान है। अब फिर ज्ञान क्या है, कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें इसके विश्लेषण में शामिल हो जाएंगी, पर मोटे तौर पर हम यही मान लें, इन्होंने ज्ञान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। एक और ऑगस्ट कॉम्टे का नाम आपने सुना होगा। कॉम्टे, ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे विज्ञानों के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है।
विज्ञानों का विज्ञान। दर्शन क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है। जहाँ सारे विज्ञान आपस में जाके मिल जाते हैं, जहाँ मूलभूत प्रश्नों की बात आ जाती है, वहाँ विज्ञानों का विज्ञान है। स्पेंसर का भी नाम आपने सुना होगा। स्पेंसर ने भी एक बहुत अच्छी बात कही है दर्शन की परिभाषा देते हुए, और वो कहते हैं कि दर्शन जो है वो विज्ञानों का समन्वय है। समन्वय, इंटीग्रेशन ऑफ साइंसेस, विज्ञानों का जोड़ है, जहाँ सारे विज्ञान आपस में जुड़ते हैं, उनकी कंटेंट एक चीज़ों पर जाकर रुक जाती है, वो स्पेंसर ने कहा है। थोड़ा और कुछ परिभाषाएं देखते हैं हम, जिनमें देखते हैं प्लेटो की परिभाषा। प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो दर्शन को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना ही दर्शन है। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि ये वह विज्ञान है जो पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्रदान करता है। ये जो कुछ भी हम चीज़ देख रहे हैं इस जगत में, इस दुनिया में, जो कुछ भी पदार्थ हम देख रहे हैं, उनका सनातन स्वरूप क्या है, उनकी इटर्नल नेचर क्या है, इसके बारे में हमें जहाँ से जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है, उसको हम दर्शन कह सकते हैं। तो पदार्थों का सनातन स्वरूप, पदार्थों का सनातन स्वरूप, इसके बारे में बात कही गई, प्लेटो ने कहा है। अब अरस्तु की तरफ आए। अरस्तु ने भी इसको परिभाषित किया है। अरस्तु और प्लेटो की परिभाषाएं लगभग एक जैसी हैं, थोड़ा सा शब्दों का फेर है इनमें। अरस्तु ये कहते हैं कि परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करने वाला विज्ञान ही दर्शन होता है। ये परम तत्व कहते हैं, परम तत्व, परम तत्व, परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करने वाला विषय ही दर्शन है। प्लेटो ने कहा है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने वाला ही विज्ञान दर्शन कहा जाता है। ये इनकी परिभाषा है। ठीक है, और कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कोटेशन टाइप की ये परिभाषाएं, बहुत छोटी हैं, इजीली याद भी हो जाती हैं। तो कुछ परिभाषाएं और हम देखते हैं कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कांट की। कांट बहुत बड़े विचारक हैं, जर्मन बहुत बड़े विद्वान विचारक, ज्योग्राफी में भी काम है इनका, एजुकेशन में भी काम है, साइकोलॉजी में भी काम है, बहुत सारे विषयों में इनका काम, मल्टी डायमेंशनल आदमी, प्रोफेसर थे ये बहुत बड़े। कांट का कहना है कि दर्शन ज्ञान तथा विज्ञान की समीक्षा है। समीक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं ये किस चीज़ की? ज्ञान की और विज्ञान की। ज्ञान और विज्ञान की समीक्षा है ना। इवेल्युएशन करिए, जब नॉलेज का इवेल्युएशन जो सब्जेक्ट करता है और साइंस का जो इवेल्युएशन करता है, उसको हम कहते हैं फिलॉसफी। ठीक है, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, उनकी जिक्र किया जाना जरूरी है। जैसे कि सेलर्स की एक डेफिनेशन है, बर्ट्रैंड रसेल, हाँ उनकी, रसेल की बात कर लेते हैं। रसेल ने क्या कहा है? रसेल बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने भी दर्शन की एक परिभाषा दी है, और वो ये कहते हैं कि दर्शन में सामान्य विचारों की संदिग्धता तथा भ्रांतियों का परीक्षण करके, कॉमन जो विचार होते हैं, सामान्य विचारों की संदिग्धता तथा भ्रांतियों का परीक्षण करके उन पर विचार तथा अनुसंधान करते हैं। मतलब जो कॉमन थॉट्स या कंसेप्ट प्रचलित हैं, उनकी संदिग्धता पर, अनसर्टेनिटी पर या सर्टेनिटी पर बात करी जाती है और उनका परीक्षण किया जाता है। और अंतिम प्रश्नों में जो भ्रम पैदा करती हैं चीजें, उन चीजों पर भी विचार किया जाता है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जो अंतिम प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में बाधा पैदा करती हैं। इस सब तरीके की चीजों का, संदेह और अंतिम प्रश्नों में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजों की जो है हम आलोचनात्मक ढंग से जब व्याख्या करते हैं, उसे दर्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ये रसेल की परिभाषा है। अब कुछ परिभाषाएं हम जो हैं बात कर लेते हैं भारतीय दर्शनों के बारे में। फिर एक कॉमन या एक जनरल डेफिनेशन है बहुत बड़ी, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद है और मैं आशा करता हूं कि आपको भी पसंद आएगी। उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि उसमें दर्शन का एक समग्र, फिलॉसफी का एक समग्र विजन क्लियर हो जाता है। उस पर हम बात करेंगे। भारतीय दृष्टिकोण से बात कर लेते हैं, कौन कौन से विचारक हैं जिन्होंने परिभाषाएं दी हैं और बहुत अच्छी हैं। दृश्यते अनेनेति दर्शनम के बारे में, या दर्श्यते यथार्थ तत्वमनेन, इनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, उनकी बात नहीं होगी। ठीक है, और मनु संहिता में भी दर्शन की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि जो पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करे वही दर्शन है, ऐसा मनु संहिता में भी कहा गया है। एक परिभाषा राधा कृष्णन की बहुत अच्छी है। राधा कृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन बहुत बड़े दार्शनिक माने जाते हैं आधुनिक जगत के, हमारे देश के। उन्होंने कहा है कि दर्शन यथार्थ
के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण है। यथार्थ के स्वरूप का तर्कपूर्ण अन्वेषण, ये जो वर्तमान है, जो समय चल रहा है, इसका लॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करना ही फिलॉसफी में है, फिलॉसफी में होता है। एक और पाश्चात्य जगत की मुझे परिभाषा अच्छी सी दिख रही है, वो भी जरा देख लेते हैं, और वो परिभाषा है किलपैट्रिक की। किलपैट्रिक बहुत सुंदर, मुझे बड़ी व्यक्तिगत रूप से पसंद है ये परिभाषा। वो कहते हैं जीवन के संघर्षात्मक मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन, जीवन के संघर्षात्मक मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन, मतलब इवैल्यूएशन टाइप का स्टडी करेंगे आप किस चीज का, कि जिन वैल्यूज का आपस में संघर्ष रहता है कि ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, ये करें या ये करें, इनके बीच में जो स्ट्रगल रहता है हमारे जीवन में, उस तरीके की चीजों का इवैल्यूएशन करेंगे हम, उस विषय को हम दर्शन कहते हैं। संघर्षात्मक मूल्यों का समीक्षात्मक अध्ययन, काफी लंबा चौड़ा भाषण इसे एक परिभाषा पर भी दिया जा सकता है कि इसका मायने क्या है। ठीक है, अब मैं उस परिभाषा की तरफ आता हूं जो परिभाषा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि जो परिभाषा हमारे सामने दर्शन के पूरे अर्थ को स्पष्ट कर देती है, और वो परिभाषा है बटलर की। बटलर बहुत लंबी है, इसलिए मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, मैं बस बोल ही रहा हूँ उसको। आप चाहें तो एक दो बार उसको रिव्यू कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और बाद में बटलर की जो परिभाषा है वो ये कहती है कि व्यापक रूप से, एक तो बहुत बड़े अर्थों में इन्होंने इसको परिभाषित किया है कि व्यापक अर्थों में दर्शन वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रकृति, ठीक है, यानी कि वस्तु, प्रकृति या मनुष्य, व्यापक रूप से दर्शन व्यक्ति, प्रकृति या मनुष्य के उद्गम और लक्ष्यों की ओर सोचने का तरीका है। ब्रॉडली हम कैसे डिफाइन करते हैं फिलॉसफी को? व्यापक रूप से दर्शन वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रकृति, तीन चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। इन तीन चीजों के उद्गम और लक्ष्यों की ओर सोचने का तरीका, थिंकिंग स्टाइल कहा है, जो शायद सबसे बढ़िया टर्मिनोलॉजी हो सकती है फिलॉसफी को परिभाषित करने की, कि भाई दर्शन क्या है, कि दर्शन सोचने का तरीका है। तो वही बटलर कहते हैं कि जो दर्शन है वो व्यापक अर्थों में वस्तुओं, मनुष्यों और प्रकृति के उद्गम, कैसे वो पैदा हुए और उनके लक्ष्य, वो किस लिए पैदा हुए हैं, इनके प्रति सोचने का एक तरीका है। साथ ही साथ आगे कहते हैं कि ये जीवन के बारे में एक ऐसा शक्तिशाली विश्वास है जो धारण करने वाले को दूसरों से अलग करता है। मेरी आइडियोलॉजी, मेरी सोच है, वो मुझे दूसरों से अलग कर रही है। यही विश्वास जो जीवन के प्रति है मेरा, जो वस्तुओं के प्रति है, जो प्रकृति के प्रति है, ये मुझे दूसरों से अलग कर रहा है। मैं कैसे सोच रहा हूं उन चीजों के बारे में, धारण करने वाले को अन्य से अलग करता है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि यह विश्वास मुख्य रूप से समाज से, आर्थिक परिस्थितियों से, राजनीतिक परिस्थितियों से, व्यक्तिगत अनुभवों से, नेतृत्व से और निजी व्यवहार से प्रभावित होता है और इनको प्रभावित करता भी है, ये भी वो कहते हैं। और कहते हैं आगे कि इसके अंतर्गत वे समस्त आदर्श आ जाते हैं जिनका पालन व्यक्ति अपने जीवन में करता है। वे लक्ष्य, मानदंड, वे मूल्य भी इसके अंदर आ जाते हैं जिनको वह प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, समराइज, काफ़ी लंबी चौड़ा सा आपको मिल जाए, किताब में जाके देख सकते हैं आप, मिल जाएगी ये। पर मोटे तौर पे दो लाइनें शुरू की जो हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की हैं, काम की हैं, कि दर्शन व्यापक अर्थों में दर्शन वस्तुओं, व्यक्तियों और प्रकृति के उद्गम और लक्ष्यों के प्रति सोचने का तरीका है। एक शक्तिशाली विश्वास है जो धारण करने वाले को दूसरों से अलग करता है। इस तरीके से दर्शन को परिभाषित किया जा सकता है। तो खैर, एक विषय के रूप में इस तरीके से हमने देखा कि दर्शन क्या है और उसको किस तरीके से अलग अलग विद्वानों ने परिभाषित किया है। ठीक है, अब थोड़ा बात करेंगे, एक अगले बिंदु की तरफ आते हैं, और वो है दर्शन का क्षेत्र। स्कोप क्या है, किन किन एरियाओं में इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्षेत्र क्या है इसका माना गया है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है दर्शन का, और दर्शन के विस्तृत क्षेत्र को तीन एरियाओं में मोटे तौर पे डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से तीन एरियाज हैं वो? पहला है तत्व मीमांसा,
मेटाफिजिक्स, तत्व किस चीज से मिलकर बना, मूल तत्व क्या है, इस जगत की सृष्टि का मूल तत्व क्या है, कहां से दुनिया निकल कर आई है, वो एसेंस क्या है, जगत का सार क्या है, उसकी जो दर्शन की शाखा खोज करती है उसको तत्व मीमांसा कहते हैं। दूसरा है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान, ज्ञान क्या है, सही ज्ञान क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, वैलिड नॉलेज क्या है, और वो वैलिड नॉलेज कैसे प्राप्त हो सकती है, वो एपिस्टेमोलॉजी और ज्ञान मीमांसा है। और तीसरा हिस्सा जिसको कहते हैं मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा को एक्सियोलॉजी कहते हैं, और फिर इसकी 3 ब्रांचेस कर दी गई हैं, 3 ब्रांचेस और आगे चल के की गई हैं। इसकी 6 हैं, इन पर अभी डिटेल में एक एक करके बात करेंगे हम कि वो क्या क्या है। इसकी 3 ब्रांचेस में क्या है, इथिक्स, नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, ठीक। दूसरा है इसका एस्थेटिक्स, सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, और तर्क, लॉजिक। ये 3 हिस्से इसके हैं। तो ये इस तरीके से दर्शन के पूरे क्षेत्र को समझा और जाना जा सकता है। अब थोड़ा एक एक करके हम डिटेल में इनकी बात करते हैं कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेटाफिजिक्स की, कि मेटाफिजिक्स के क्या मायने हैं। मेटाफिजिक्स के मायने ये समझा जाए कि तत्व कहाँ से शुरुआत होती है, बेसिक चीज क्या है इस समूची सृष्टि की, हो चाहे मानव की, व्यक्तियों, वस्तुओं की, घटनाओं की, जो कुछ इस जगत में हो रहा है, उस सब के पीछे जो मूल तत्व है वो क्या है, ये कहाँ से आई हैं चीजें, कहाँ से पैदा हुई हैं, इस दिशा में जो खोज करेगा उसे हम कहेंगे मेटाफिजिक्स। फिजिक्स से परे कौन सी ऐसी चीज है जो इसका आधार है, जैसे ये मेज है, ये कुर्सी है, ये बोर्ड है, ये सारी चीजें, ये मिट्टी है, इन सब तत्वों के पीछे जो मूल तत्व है वो क्या है, इसके परे क्या है, इसके आगे देखने की बात को मेटाफिजिक्स कहा जाता है। क्योंकि ये दृश्यमान जगत है जो दिख रहा है, पर हम जानते हैं कि कोई चीज़ कहीं नहीं होती है पर फिर भी वहाँ जब प्रकट हो जाती है, ये तो दृश्यमान जगत है, ये फिजिक्स है जिसको हम देख पा रहे हैं आंखों से, जो सेंस ऑर्गन्स का सब्जेक्ट है। पर इसके पीछे जो इसका आधार है, जो एसेंस है, जो सारभूत जो चीज़ निहित है इसके अंदर, जैसे ये कहते हैं कि जगत में ज़्यादातर चीज़ें कार्बन से मिलकर बनी हैं, और अगर फिजिक्स में और थोड़ा गहराई में देखें तो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है एटम से बनती हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस समस्त जगत का आधार है। अब तो एक और नया गॉड पार्टिकल खोज लिया गया है कि इस तरीके के जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, विद्युत आवेशीय कण होते हैं, 3 तरीके के, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको आपस में बाद आगे नहीं तोड़ा जा सकता है, तो वो इस जगत के मूल तत्व हैं, उन्हीं से सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। तो ये तत्व मीमांसा हो गई भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। पर क्या इससे परे भी कुछ है जो हमें दिखाई नहीं देता? जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो फिजिक्स है, वो फिजिक्स है। और मेटाफिजिक्स जो दिखाई नहीं दे रही हैं पर उस दृश्यमान जगत के पीछे विद्यमान है। इसीलिए मेटा का मतलब परे, फिजिक्स का मतलब है दृश्यमान। दृश्यमान जगत से परे जो सार है, जो दृश्यमान जगत को आधार दे रहा है, जो कारण रूप से व्याप्त है, जो भारतीय दर्शनों में जिसको कारण रूप से प्रकृति कहा गया कि वो सब चीज का कारण है, एमिनेंट कॉज जिसको माना जाता है, वो क्या है, उसकी खोज जिस शाखा में की जाती है उसको मेटाफिजिक्स कहा जाता है। इस जगत के परे की सच्चाई क्या है। अब ये जो चीज है मेटाफिजिक्स, इस मेटाफिजिक्स में कई सारे मूलभूत प्रश्न उठाए जाते हैं, यानी कि इसमें केवल एक ही बात नहीं है एसेंस के या तत्वों के बारे में बतली, 6 मुख्य रूप से प्रश्न इसके उठाए जाते हैं। 6 हिस्से हैं इसके, हम ऐसा मान सकते हैं। पहला जो हिस्सा है वो थियोलॉजी है। थियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में जो बात की जाती है मुख्य रूप से वो गॉड की करी जाती है, ईश्वर के बारे में बात कही जाती है कि ईश्वर क्या है भी कि नहीं, अगर है तो उसका किस तरीके का अस्तित्व है ना, उसका स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, क्या चैतन्यता उसका लक्षण है या नहीं है, और अगर है तो वो किस तरीके से फिर हमें प्रभावित कर रहा है। तो ईश्वर के बारे में जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब जिस दर्शन की शाखा में दिया जाता है उसको हम
थियोलॉजी कहते हैं, धर्मशास्त्र कह सकते हैं, ठीक है, धर्म शास्त्र, थियोलॉजी, ठीक। पहला हिस्सा तत्व मीमांसा। दूसरे हिस्से की तरफ आए तो दूसरा इसका हिस्सा है ऑन्टोनोलॉजी, ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी इसको तत्व विज्ञान कहा जाता है, तत्व विज्ञान, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। मूल तत्व क्या है, जो तत्व, जो फिजिक्स हमें दिखाई दे रही है उसके पीछे मूल तत्व क्या है, इस चराचर जगत की जो सारभूत चीज है वो क्या है, जो सबसे कोर है, जिसके आसपास सारी चीजें लगी हुई हैं और जो सारी चीजों को पैदा करने में सहायक हैं, वो क्या है, अस्तित्व क्या है, वो कहाँ से निकल कर आया है, मूल तत्व कहाँ से शुरू होता है। जैसे जैन धर्म में कहा जाता है कि चेतना जो, आत्मा जो है वो चैतन्य पदार्थ है, तो वो मान लेते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें चैतन्यता है वो सबसे मूल है, वो मूल तत्व है। तो ये ऑन्टोलॉजी मूल तत्व की खोज करती है कि कहाँ से चीज़ें निकलकर सामने आए, ठीक है, ऑन्टोलॉजी। उसके बाद है कॉस्मोलॉजी, तीसरा कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी को कहा जाता है ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान। इनमें जिन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंदर ब्रह्मांड की सत्ता, ब्रह्मांड की संख्या, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड कैसे क्रियामान हो रहा है, क्या इसकी उत्पत्ति हुई थी, क्या ये समाप्त होगा, ये सब चीजें कॉस्मोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और एक और होता है जो होता है कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी विश्वोत्पत्ति शास्त्र। विश्व की उत्पत्ति कहां से हुई है, कहां से निकला है ये, क्या किसी ने बनाया है या एवोल्यूशन हुआ है, अपने आप विज्ञान जो कहता है उसके आधार पर हुआ है, या इसके पीछे सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका जवाब कॉस्मोगोनी में दिया जाता है। ब्रह्मांड से रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको कॉस्मोलॉजी में दिया जाता है। अब आगे है पांचवा जो इसका हिस्सा है वो है फिलॉसफी ऑफ सेल्फ। आत्म का विज्ञान, स्व के बारे में कि भाई आत्म क्या है, मैं क्या हूं, ये जो सवाल है इसका जो जवाब मिलेगा वो फिलॉसफी ऑफ सेल्फ में मिलता है। मैं क्या हूं, मेरा अस्तित्व है भी या नहीं, और है तो किस तरीके से है। इसके अलावा एक और चीज है जिसे एस्केटोलॉजी कहा जाता है, एस्केटोलॉजी कहा जाता है जिसको, और इसको कहते हैं परलोक विज्ञान। परलोक विज्ञान, क्या कोई इस जगत के अलावा भी दूसरा जगत है, और है तो उसका प्रमाण क्या है, क्या यह जगत किसी दूसरे लोक में विलीन हो जाता है, या उस जगत की किस तरीके से सत्ता है और किस तरीके से ये जगत एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मरने के बाद जीव किस तरीके से उसमें जाता है और फिर किस तरीके से उसमें से निकल के आता है, उसको एस्केटोलॉजी या परलोक विज्ञान कहा जाता है। तो ये तत्व मीमांसा के 6 हिस्से हैं जिनके अंतर्गत अलग अलग प्रश्न उठाए जाते हैं और उन प्रश्नों का अलग अलग तरीके से जवाब दिया जाता है। जिस तरीके की फिलॉसफी होती है वो उस तरीके से इनके जवाब दे देती है। नेक्स्ट जो स्कोप में हिस्सा है वो है ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी में मूल रूप से जो प्रश्न संबंधित होते हैं वो ज्ञान से होते हैं। नॉलेज, नॉलेज क्या है, सोर्सेस ऑफ नॉलेज क्या है, ट्रू नॉलेज क्या है, किस तरीके से नॉलेज को वैलिडेट करेंगे, ये सारे सवालों का जो जवाब दिया जाता है वो एपिस्टेमोलॉजी नाम की इसकी शाखा में दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो तीसरी जो ब्रांच है जिसे एक्सियोलॉजी कहा जाता है, ये तीसरी ब्रांच जो है मानव के कार्य पक्ष से संबंधित है, बिहेवियरल जो एस्पेक्ट होता है ह्यूमन का उससे जुड़ा हुआ है, करणीयम अकरणीयम या डूज और डोंट्स की ये बात करता है। इसको 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। लॉजिक तो आप समझते तर्कशास्त्र, ऐसा विषय तर्क वाला, उन समस्त विधियों का विश्लेषण और विवेचन किया जाता है जिसे अमूर्त रूप से चिंतन करते हुए हम किसी लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं, तो उसे लॉजिक कहा जाता है, ठीक है। सौंदर्य शास्त्र में शुभ क्या है, सत्यम शिवम सुंदरम, क्या सुंदर है, क्या शुभ है, क्या कल्याणकारी है, इस तरीके की चीजों के बारे में बात की जाती है। वो मानदंड तय किए जाते हैं जिनसे किसी चीज को
सही या गलत या शुभ और अशुभ बताया जाता है, वो चीजें। ठीक है बेटा, 1 मिनट रुक।